हेलो पीपल, होप यू आर डूइंग वेल। आज हम लोग बात करेंगे सेक्शन 32 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट के बारे में। सेक्शन 32 में अगर आप देखोगे तो काफ़ी सारे क्लॉजेज हैं, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट जो इसका क्लॉज है वो है सेक्शन 32 सबसेक्शन 1। ठीक है, सबसे इम्पॉर्टेंट है इसका सबसेक्शन 1, जो कि डाइंग डिक्लेरेशन के बारे में बताता है कि डाइंग डिक्लेरेशन क्या होता है। सो सेक्शन 32 की हेडिंग है केसेस इन विच स्टेटमेंट ऑफ रेलिवेंट फैक्ट बाय पर्सन हु इज डेड और कैन नॉट बी फाउंड एक्सेट्रा इज रेलिवेंट। इस हेडिंग से हमें क्या समझ में आया कि ऐसे स्टेटमेंट जो कि किसी डेड पर्सन ने किए हैं या फिर किसी ऐसे पर्सन ने किए हैं जो कि अब मिल नहीं रहा है, उसके स्टेटमेंट्स इस सेक्शन में रेलिवेंट होते हैं। तो जैसा कि मैंने आप लोग को बताया, सेक्शन 32 सब सेक्शन 1 डाइंग डिक्लेरेशन के बारे में बात करता है। तो ये डाइंग डिक्लेरेशन होता क्या है, उसके लिए मैंने ये एक छोटा सा चार्ट कह लो, आप डायग्राम कह लो टाइप का बनाया है, ताकि आप लोगों को आसानी से समझ में आए। डाइंग डिक्लेरेशन एक स्टेटमेंट है जो कि ओरल भी हो सकता है और डॉक्यूमेंट्री फॉर्म में भी हो सकता है। तो डाइंग डिक्लेरेशन एक स्टेटमेंट है जो कि ओरल भी हो सकता है और डॉक्यूमेंट्री फॉर्म में भी हो सकता है। और ये स्टेटमेंट करेगा कौन? ये वो पर्सन करेगा जो कि अब मर चुका है, पर्सन हु हैज़ डाइड। ठीक है, अपने मरने से पहले अगर उसने कोई स्टेटमेंट बोला है तो उसे हम लोग कहेंगे डाइंग डिक्लेरेशन। लेकिन हाँ, वो फैक्ट एंड इशू से या फिर रेलिवेंट फैक्ट से रिलेट करना चाहिए। पर्सन हु हैज़ डाइड, उसने ये डाइंग डिक्लेरेशन या फिर ये स्टेटमेंट बोली और उस डाइंग डिक्लेरेशन में कॉज या फिर सर्कमस्टांसेस बताए अपनी, मतलब किस वजह से उसकी मृत्यु हो रही है, किन सर्कमस्टांसेस में उसकी मृत्यु हो रही है। उस डाइंग डिक्लेरेशन में ये सारी चीज़ें अगर उसने बोली हैं, ये स्टेटमेंट अगर उसने दिए हैं, तो ही वो जो स्टेटमेंट है वो डाइंग डिक्लेरेशन बनता है। तो डाइंग डिक्लेरेशन क्या है? एक स्टेटमेंट है जो कि ओरल भी हो सकता है और डॉक्यूमेंट्री भी हो सकता है। और वो स्टेटमेंट एक ऐसे पर्सन ने किया है जो कि अब मर चुका है, जिसमें उसने अपने उस स्टेटमेंट में उसने अपनी मृत्यु के, अपनी डेथ के कॉज और सर्कमस्टांसेस बताए। अब बात करते हैं एसेंशियल्स क्या क्या होते हैं डाइंग डिक्लेरेशन की। स्टेटमेंट होना चाहिए, ओरल हो सकता है, डॉक्यूमेंट्री हो सकता है, रिलेटेड टू कॉज ऑफ हिज डेथ या फिर सर्कमस्टांसेस विच रिजल्टेड इनटू हिज डेथ। या तो उसकी कॉज के बारे में बताया, उसकी डेथ की कॉज के बारे में बताया कि उसकी डेथ किस वजह से हुई या फिर किन सर्कमस्टांसेस में हुई, किन हालातों में हुई, उस बारे में बताए। तीसरी चीज़, डेथ ऑफ पर्सन इज मस्ट। अब ऑब्वियसली अगर हम डाइंग डिक्लेरेशन की बात कर रहे हैं तो पर्सन की मृत्यु होना ज़रूरी है, तभी वो स्टेटमेंट रेलेवेंट बनेगा अंडर सेक्शन 32। अब इसका केस है पकला नारायण स्वामी वर्सेस एम्परर। बहुत इंपॉर्टेंट केस है ये। द कोर्ट हेल्ड दैट द स्टेटमेंट मेड बाय द डिसीज्ड टू हिज वाइफ दैट ही वाज गोइंग टू द अक्यूज्ड प्लेस टू कलेक्ट मनी फ्रॉम हिम वाज एडमिसिबल अंडर सेक्शन 32 सबसेक्शन 1। कोर्ट ने इस केस में ये कहा कि जो भी स्टेटमेंट डिसीज्ड ने, जो कि अब मर चुका है, उस व्यक्ति ने अपनी वाइफ से कहा कि वो अक्यूज्ड के घर पे जा रहा है पैसा कलेक्ट करने के लिए, ये स्टेटमेंट एडमिसिबल होगा अंडर सेक्शन 32 सबसेक्शन 1। फिर इसका फोर्थ एसेंशियल क्या है? एक्सपेक्टेंसी ऑफ डेथ इज नॉट नेसेसरी। डेथ की एक्सपेक्टेशन नेसेसरी नहीं है। फिफ्थ और लास्ट एसेंशियल है कॉज ऑफ डेथ मस्ट बी इन क्वेश्चन। डाइंग डिक्लेरेशन तभी कोर्ट में एडमिसिबल होगा या फिर ये स्टेटमेंट तभी रेलिवेंट होगा जब कॉज ऑफ डेथ, यानी कि उसकी मृत्यु किस वजह से हुई, ये क्वेश्चन में है, ये डिस्प्यूटेड फैक्ट है, डिस्प्यूटेड मैटर है, तभी जो है वो डाइंग डिक्लेरेशन का जो स्टेटमेंट होगा वो कोर्ट में रेलिवेंट होगा। कॉज ऑफ डेथ क्वेश्चन में होना चाहिए, फिर वो चाहे सिविल प्रोसीडिंग में हो या फिर क्रिमिनल प्रोसीडिंग में हो, तभी कोई डाइंग डिक्लेरेशन को कोर्ट में रेलिवेंट माना जाएगा और एडमिट किया जाएगा। कुछ केसेस हैं। केस सुखर वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। इस केस में कहा गया द एफआईआर एज वेल एज द स्टेटमेंट गिवन बाय द इंजर्ड टू द इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर इज नॉट एडमिसिबल एज डाइंग डिक्लेरेशन अंडर सेक्शन 32। इस केस में क्या कहा गया कि एफआईआर लिखवाते समय जो भी स्टेटमेंट किसी इंजर्ड पर्सन ने कहे हैं, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को या फिर पुलिस ऑफिसर को बताए हैं, वो स्टेटमेंट डाइंग डिक्लेरेशन नहीं कहलाएंगे। फिर एक केस है मुकेश वर्सेस स्टेट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली। इस केस में कहा रिकॉर्डिंग ऑफ डाइंग डिक्लेरेशन ऑन द बेसिस ऑफ जेस्चर्स एंड राइटिंग्स इज नॉट ओनली एडमिसिबल बट ऑल्सो पोजेस एविडेंशरी वैल्यू। अगर कोई डाइंग डिक्लेरेशन मान लो बोल करके नहीं है, ओरली नहीं है, ऐसे ही जेस्चर्स में है, इम्प्लाइड है, जिसे हम कह सकते हैं इम्प्लाइड है, राइटिंग में है,
तो वो एडमिसिबल तो है ही, एडमिसिबल तो कोर्ट में मानी ही जाएगी। जैसा पहले ही मैंने आपको बताया, डॉक्यूमेंट्री फॉर्म भी एडमिसिबल है कोर्ट में। साथ ही साथ इसकी एविडेंशरी वैल्यू भी बहुत होती है। इसकी जो एविडेंशरी वैल्यू है बहुत ही अच्छा, मतलब कोर्ट इस पर काफ़ी ज़्यादा रिलाई करती है, ठीक है। अब प्रिंसिपल ऑफ डाइंग डिक्लेरेशन के बारे में बात करते हैं। वाई डाइंग डिक्लेरेशन इज एडमिसिबल? डाइंग डिक्लेरेशन इज एन एक्सेप्शन टू द रूल ऑफ हियरसे एविडेंस। हियरसे एविडेंस का डाइंग डिक्लेरेशन एक एक्सेप्शन है। एक चीज़ और आप लोग को थोड़ा सा रिवाइज हो जाए, हियरसे एविडेंस एक जगह एक सेक्शन में हम लोगों ने और एक्सेप्शन की तरह पढ़ा है। वो कौन से सेक्शन में है? तो वो सेक्शन 6 में है, डॉक्ट्रिन ऑफ रेस गेस्टाई, जो कि हियरसे एविडेंस का एक्सेप्शन है, ठीक है। तो हियरसे एविडेंस का एक्सेप्शन आपका सेक्शन 6 हो गया, और सेक्शन 32 सब सेक्शन 1 डाइंग डिक्लेरेशन भी हियरसे एविडेंस का एक्सेप्शन है। मतलब वैसे तो हियरसे एविडेंस पे कोर्ट जल्दी रिलाई नहीं करती है, मतलब जल्दी क्या, कोर्ट वैसे नहीं मानती है, लेकिन अगर डाइंग डिक्लेरेशन के फॉर्म में कोई चीज़ हियरसे एविडेंस में आ रही है तो उस पर कोर्ट रिलाई करती है। अच्छा, अब बात करते हैं रीजंस फॉर एडमिसिबिलिटी के बारे में, कि आखिर क्यों कोर्ट जो है वो डाइंग डिक्लेरेशन को एडमिट करती है। सबसे पहला तो रीज़न है नेसेसिटी है, क्योंकि अब हम उस पर्सन को जो मर चुका है अब उसे कोर्ट में प्रोड्यूस ही कैसे कराएंगे, उसे प्रोड्यूस तो करा नहीं सकते। तो इस वजह से नेसेसिटी है कि उस स्टेटमेंट को मानना पड़ेगा कोर्ट को, बिकॉज वी कैन नॉट प्रोड्यूस दैट पर्सन इन द कोर्ट। सो इट इज़ द ओनली बेस्ट सोर्स ऑफ एविडेंस। सिर्फ यही जो है एक बेस्ट सोर्स ऑफ एविडेंस है। कोर्ट किसी भी कंक्लूजन तक अगर पहुँचना चाहती है तो वो इस टाइप के एविडेंस से पहुँच सकती है। फिर एक लीगल मैक्सिम है, नीमो मोरिटरिस प्रेजम्प्टोमेंटरी, नो पर्सन विल डाई विद अ लाई ऑन हिज लिप्स। कहते हैं, बहुत ही फेमस सेइंग है कि कोई भी इंसान जब मरता है तो मरते हुए झूठ नहीं बोलता है। तो ये जो रीज़न है एडमिसिबिलिटी का, ये इस पे बेस्ड है। फिर से कुछ केसेस हैं। केस है कौशल राव वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे। डाइंग डिक्लेरेशन कैन बी द सोल बेसिस ऑफ कन्विक्शन। डाइंग डिक्लेरेशन सिर्फ एक सोल बेसिस हो सकता है किसी पर्सन को कन्विक्ट कराने के लिए, अक्यूज को कन्विक्ट कराने के लिए। यानी कि इस सेंटेंस का मतलब ये है कि अगर सिर्फ किसी पर्सन ने, मतलब कोई डाइंग डिक्लेरेशन अगर कोर्ट के पास प्रेजेंट है और वो ट्रू है, ठीक है, और वो वॉलेंटरीली है, ठीक है, वॉलेंटरी है, ट्रू है, तो कोर्ट जो है सिर्फ और सिर्फ उसी एविडेंस पे रिलाई कर सकती है। कोर्ट फिर और किसी चीज़ को नहीं सुनेगी। तो ये एक सोल बेसिस हो सकता है किसी भी पर्सन को कन्विक्ट कराने के लिए। फिर एक केस है क्वीन एम्प्रेस वर्सेस अब्दुल्ला। स्टेटमेंट्स मेड बाय साइंस एंड नोट्स आर एडमिसिबल अंडर सेक्शन 32 सबसेक्शन 1। अगर डाइंग डिक्लेरेशन किसी ने साइंस में या नोट्स में करा है तो वो भी एडमिसिबल है अंडर सेक्शन 32 सबसेक्शन 1। ये कैसे एडमिसिबल है, इसको एग्जांपल से समझो। मान लो कोई व्यक्ति मर रहा है, ठीक है, और मतलब वो पूरा एकदम मरने की हालत में है, और उसने मरते मरते अगर सिर्फ उंगली ही दिखा दी किसी, जिस पर्सन ने उसको मारा है उसकी तरफ, तो ये जो उसने जो जेस्चर किया या फिर जो साइन दिया वो रेलेवेंट होगा अंडर सेक्शन 32 सबसेक्शन 1 एज डाइंग डिक्लेरेशन। समझ में आया? अब हम बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन इंडियन लॉ एंड इंग्लिश लॉ। मतलब डाइंग डिक्लेरेशन का इन दोनों लॉज में डिफरेंस क्या है, क्योंकि दोनों लॉज में डिफरेंस है। तो डिफरेंस वो क्या है, इंडियन लॉ में एक्सपेक्टेंसी ऑफ डेथ इज़ नॉट नेसेसरी। डेथ की एक्सपेक्टेशन नेसेसरी नहीं है डाइंग डिक्लेरेशन की, लेकिन इंग्लिश लॉ में नेसेसरी होती है। इंडियन लॉ जो है रेलेवेंट बोथ इन सिविल एंड क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स, दोनों ही प्रोसीडिंग्स में रेलेवेंट होगा डाइंग डिक्लेरेशन, लेकिन इंग्लिश लॉ में ऐसा नहीं है, सिर्फ और सिर्फ क्रिमिनल प्रोसीडिंग में ही होता है। और इसमें भी अक्यूज्ड जब मर्डर के लिए चार्ज होता है तभी डाइंग डिक्लेरेशन को रेलेवेंट माना जाता है, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को सेक्शन 32 सबसेक्शन 1 डाइंग डिक्लेरेशन समझ में आया होगा। यही सेक्शन 32 में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और यही आपके जुडिशरी एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है। सबसे ज़्यादा जो है डाइंग डिक्लेरेशन के ऊपर ही आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। तो इसमें जितने सारे केसेस हैं सब मैंने इंपॉर्टेंट केसेस ही बताए हैं, तो इन केसेस को ज़रूर से याद कर लेना, क्योंकि आप जितना मतलब केस अगर आप मिनिमम अगर आप 2 केस भी आप किसी अपने आंसर में, मेंस के आंसर में लिख करके आते हो तो आपको मार्क्स अच्छे मिलते हैं, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे सेक्शन 33 से लेकर के सेक्शन 38 तक, तो वो वीडियो भी आप ज़रूर देखिएगा। अगर कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, और अगर आप लोग किसी टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं तो वो भी प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।